नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। संदेश खाली में आज वो हुआ जो ममता और बंगाल पुलिस के होश उड़ा देगा। आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की डेट क्या नजदीक आ रही है। संदेश खाली के वो खलनायक जिनके बारे में आपने अब तक नहीं सुना, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही आज से जो हमारा शो शुरू हुआ है देश का मूड मीटर, उसमें हमने बंगाल पर सवाल पूछा कि क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो देश की जनता ने क्या वोट किया और 3 विजेताओं के नाम भी आपको आज पाठशाला में बताऊंगा। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ने की होड़ लगी है क्या? राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस खत्म हो जाएगी क्या? कमलनाथ, सिद्धू, कौन कौन बीजेपी में आ रहा है, सच क्या है इसका? अखिलेश यादव ने राहुल की यात्रा में जाने से मना क्यों कर दिया है, यह भी आपको बताऊंगा। फिर बात होगी नरेंद्र मोदी की। यूपी का एक और मंदिर जो मोदी ना होते तो न बन पाता क्या? अखिलेश यादव के राज में जो रुका, मोदी ने कल्कि धाम पहुंचकर वो काम कैसे तुरंत कर दिया, इसका चैप्टर भी। वो परिवार कौन जिसके घर कल्कि अवतार में जन्म होगा भगवान का? कल्कि अवतार के आने में और कितना वक्त बचा हुआ है? हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराण में क्या लिखा है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आखिर में फैक्ट फैक्टर, भारत की वो कंपनी जिसके पास पूरे पाकिस्तान को मिलाकर, पाकिस्तान के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा भारत की एक कंपनी के पास है। वो कंपनी कौन सी है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पाठशाला में दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को आखिरी ऑफर है और अगर आज देर रात तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाती है तो कल अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मेयर चुनाव के बैलेट पेपर पेश करने का आदेश दिया और काउंटिंग का पूरा वीडियो भी मंगवाया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर केस भी चलाया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी अब तक केजरीवाल को 6 समन जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के समन की वैधता का मामला फिलहाल कोर्ट में है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हालांकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में समन की वैधता पर सुनवाई नहीं हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी पर दिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान संगठनों से बातचीत के बाद केंद्र ने किसानों के सामने 5 फसलों को लेकर 5 साल तक के लिए एमएसपी का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को 21 फरवरी तक टाल दिया था। हालांकि आज संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर साफ कर दिया कि वो सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों के बीच जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की खबरों को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड ने इससे पहले पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन अब इसकी जांच का फैसला किया गया है। भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। बंगाल के संदेश खाली में आज जो हुआ वो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के होश उड़ा देगा क्या? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की डेट नजदीक आ रही है क्या? संदेश खाली के वो खलनायक जिनके बारे में आपने अब तक नहीं सुना, आज सबसे पहले उनका चैप्टर। बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो अब किसी के छुपाने से छुपने वाला नहीं है, ना ही यह खबर किसी के दबाने से दबने वाली है, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। राजनीति से लेकर कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और ममता बनर्जी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि इस मामले को सिर्फ राजनीति या दुष्प्रचार कहकर वो पल्ला झाड़ दें, क्योंकि संदेश खाली के मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस का यही स्टैंड रहा कि एक भी महिला ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। ममता बनर्जी खुद कह रही थी कि संदेश खाली में जो तनाव है वो बीजेपी की साजिश है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि मीडिया में मास्क पहनकर झूठे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब संदेश खाली में जो हुआ वो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के होश उड़ा देगा, क्योंकि ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के दावों के उलट आज संदेश खाली में पुलिस को रेप और उत्पीड़न की 18 शिकायतें मिली हैं। 18
आज राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम संदेश खाली पहुंची और पीड़ित महिलाओं से पर्सनली बातचीत की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा से मुलाकात के बाद पीड़ित महिलाओं ने बंगाल पुलिस को शिकायत दी है। रेखा शर्मा अपने संरक्षण में इन महिलाओं को लेकर थाने गईं। पीड़ित महिलाओं ने रेखा शर्मा को अपनी शिकायत दी, जिसे उन्होंने पुलिस को दिया ताकि इसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो सके। आप सोचिए कितना इन महिलाओं में डर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा साथ में गई है, तब जाकर ये पुलिस के पास शिकायत देने गई है। रेखा शर्मा ने बताया कि 18 शिकायतों में 2 रेप के केस हैं और बाकी गंभीर यौन उत्पीड़न के केस हैं। और यह उस राज्य में है जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। रेखा शर्मा का कहना है कि संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सुनिए एक बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष क्या कह रही हैं बंगाल के दौरे के बाद। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। तो मुझे नहीं पता कि शासन कहाँ, प्रशासन कहाँ और चीफ मिनिस्टर कहाँ। मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। महिला आयोग की टीम ने आज संदेश खाली की गली गली में जाकर महिलाओं से मुलाकात की ताकि उन्हें हिम्मत मिले और जो भी सच है वो सामने आ सके। महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने एक पीड़ित महिला से मुलाकात का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बता रही है कि उसे रात में डर लगता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। सुनिए एक बार बुजुर्ग महिला क्या बता रही है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को। चिंता न करो। चिंता करो। बताओ क्या बोल रही है? आज रात में आप लोग चिंता न करो। चिंता करो। बताओ क्या बोल रही है? आज रात में बुजुर्ग महिलाएं तक रो रही हैं, इतना डर लगता है उनको। और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि यह पॉलिटिकल साजिश है। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि बंगाल पुलिस तो पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि उन्होंने बंगाल पुलिस से एक्शन के लिए कहा है। तो फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के आने के बाद ही इतनी सारी पीड़ित महिलाएं थाने कैसे पहुंच गई? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब में पीड़ित महिलाओं ने बंद कमरे में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को जो बताया वो चौंकाने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को बंगाल पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि बंगाल पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई एक्शन हुआ नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने पीड़ित के परिवार के सदस्यों को ही उठा लिया। एक पीड़ित ने रेखा शर्मा को बताया कि उनके साथ रेप हुआ है और उसके बाद पीड़ित महिला के पति ने डर की वजह से महिला को ही छोड़ दिया। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। आप सोचिए क्या हाल है बंगाल का। रेखा शर्मा ने यह भी बताया कि पीड़ित महिलाओं पर दबाव डालने और शिकायत वापस लेने के लिए आरोपी बच्चों तक पर गन तान देते थे कि कोई शिकायत ना करे। और महिला आयोग की अध्यक्षा का दावा है कि यह सारी बातें उनको खुद पीड़ितों ने बताई। संदेश खाली में हमारे सहयोगी अभिषेक ने कुछ महिलाओं से बात की, जिस पर महिलाओं ने बताया कि जब तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक डर बना हुआ है। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद और भी महिलाएं सामने आ सकती हैं जो अभी डर रही हैं। संदेश खाली से महिलाएं क्या कह रही हैं, सुनिए एक बार। रेखा शर्मा आई है, अब विश्वास लग रहा है कि संदेश खाली में चीजें बदलेंगी? বদলানোর ভরসা তো আছে, সেটাই আমরা জানালাম, দেখা যাক কি হয়। भरोसा है? হ্যাঁ, ভরসা তো হ্যাঁ। क्या बोला उन्होंने? और উনি বললেন যে মহিলাদের উপরে যেগুলো হচ্ছে ওইটার উপরে বেশি, উনি বললেন যে আমরা দেখছি। দিল্লি যা বললেন তো দিল্লি কথা বললেন। आप लोगों ने उनसे क्या बताया? यहाँ के दुख के बारे में, यहाँ के दर्द के बारे में आप लोगों पे जो बीता है, क्या बताया आप? হ্যাঁ, আমরা তো অনেক কিছুই বলেছি, জানিয়েছি ওনাকে। তো অনেক দিন থেকে, সপ্তাহ বেশি হয়ে গেল, 10 দিনের বেশি হয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন রকম অভিযোগ ছিল, যেগুলো আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে সমস্ত কিছুই জানিয়েছি। ওনারা এসে বললেন যে আপনাদের
কিছু করব, আপনারা সুস্থভাবে থাকুন, আমরা সেই আশ্বাসেই আছি, বিশ্বাস করছি উনি আশা। विश्वास है आप लोगों को रेखा शर्मा पे कि हो जाएगा, आई है तो? और हाँ हाँ बोलिए। আমরা ওই শাহজাহান আর উত্তম সর্দার শাস্তি চাই। আর ওই शेख शाहजहां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, थोड़ा तो डर लग रहा होगा आप लोगों को? হ্যাঁ, শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হয়নি সেহেতু তো ভয় তো আছেই। संदेश खाली में महिलाएं कैसे खौफ में हैं, इसकी गवाही आपने खुद सुनी। और अब सबको यह भी पता है कि संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख कितना ताकतवर है, जिसके इशारे पर ईडी की टीम तक पर जानलेवा हमला हो गया। बॉस, ईडी की टीम पे जानलेवा हमला हो गया, तो ये महिलाएं, आम महिलाएं क्या हैं? लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि संदेश खाली में तो किसी महिला ने एफआईआर नहीं कराई, जबकि उन्होंने खुद पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा। अरे बॉस, महिलाएं जो बात निकल कर आ रही हैं कि वो कह रही हैं कि भाई हमको पुलिस पर भरोसा ही नहीं, आपने कह दिया पुलिस को तो उनको भरोसा आ जाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो तो संदेश खाली में अधिकारियों को भेज रही हैं, किसी को दिक्कत है तो वो अपना दर्द बताएं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो न्याय दिलवाएंगे, अधिकारियों को भेज रही हैं। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं चली जाती? आप एक महिला हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा गई, वो बंगाल जा सकती हैं दिल्ली से, आप बंगाल में होकर बंगाल नहीं जा सकती हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आप। लेकिन ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि जिस पुलिस को आप एक्शन लेने के लिए कह रही हैं, पीड़ित महिलाएं उस पुलिस पर ही भरोसा नहीं कर रही। हमारे सहयोगी अभिषेक ने संदेश खाली में लोगों से बात की तो पता चला कि पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस पीड़ित को शाहजहां शेख के पास ही भेज देती थी। सुनिए एक बार कि वहां के लोग क्या बता रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ का, जरा बताइए। बहुत खराब माहौल है यहाँ का। ये तीनों मिलके यहाँ पे पूरा शोषण शासन सब कुछ कर रहे हैं। कौन है ये तीनों? शेख शाहजहान, शिबू हजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों मिलके। इनके खिलाफ कुछ बोलने जाओ, पुलिस तो करते ही नहीं कुछ भी, बोलते उल्टा उनके पास जाओ, उनके पास जब जाएंगे तो पार्टी ऑफिस लेके मार धर करते हैं। कहाँ है पार्टी ऑफिस इनका? संदेश खाली है, धमा खाली है, हर जगह है इनका पार्टी ऑफिस। वहीं लेके उठा के ले जाएगा, मारेगा। तो ये संदेश खाली के बारे में अभी हम सुन रहे हैं, पहले हमें संदेश खाली के बारे में इतना नहीं पता था। आज आखिर आप क्यों उठे हैं? आज आखिर आप अपनी आवाज क्यों उठा रहे हैं? डर से कोई कुछ नहीं बोलता था, बोलेगा तो उठा के लेके मारेगा उन लोग। जब ईडी आया शेख शाहजहान को उठाने के लिए, तब ये सब जगह है। यार कितना दिन हम लोग ऐसा है, कितना दिन मारेगा, सब एक साथ इसलिए लड़ रहे हैं। अब जब तक आप लोग हैं कुछ नहीं बोल रहे, अब लोग जब भी चला जाओगे फिर वो लोग मारना शुरू कर देगा, इसलिए हम अपना फेस नहीं दिखा पा रहे। तो कितना डर और दहशत है, क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे? क्या नहीं करते हैं लोग, इनकी बस चले तो ये भेज देगा संदेश खाली, ऐसा है इन लोग। डर दहशत देखिए, इनकी शरीर कांप रही है, सिहरन हो रहा है। अब जरा देखिए हरिंदर जी, फोटो में दिखाइए जरा, ये वीडियो दिखाइए जरा, किस तरीके से कांप रहे हैं ये बात करते हुए। ये डर है, दहशत है। महिलाओं के साथ भी बोला जा रहा है कि कुछ अत्याचार होता है। हाँ, जिनके घर में अच्छा महिला वो देख के जाएगा, बोलेगा आओ कुछ मीटिंग है। ये सब बातें जितना लोग सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा तो पुरानी फिल्मों में देखते थे बॉस, कि कोई विलन होता था, उसका जिसका मन उसको बुला लेता था, और फिर पुलिस जो है उसके पास शिकायत करने जाओ तो पुलिस हंसती थी और फिर उसी के पास भेज देती थी। ये सब फिल्मों में लोगों ने देखा है। और आज बंगाल में जो पीड़ित हैं वही बातें बता रहे हैं कि उनके साथ रियलिटी में हुई है। ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग। संदेश खाली हिंसा में टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। संदेश खाली में शाहजहां शेख का दबंगई का आलम यह है कि यहां एक पूरा मार्केट शाहजहां शेख के नाम पर है। मार्केट का नाम ही शाहजहां मार्केट है। इसी इलाके में ईडी पर हमला हुआ था। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको इस इलाके से दिखाता हूं। अभिषेक ने गाड़ी में बैठकर ही इस रिपोर्ट को बनाया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि अगर वो शाहजहां शेख के इलाके में सड़क पर उतरकर रिपोर्टिंग करेंगे तो उन पर हमला हो सकता है। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सहयोगी ने संदेश खाली से जो रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। 75 साल हमारी आजादी को पूरे हो चुके हैं। और अब देखिए, अभी भी कई ऐसे देश में जगह हैं जहां पे
आप कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं जा सकते, जहां आपको डर लगता है, जहां दहशत होती है, जहां आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, जहां आप खुलेआम घूम नहीं सकते। ऐसे ही एक जगह है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का, जहां हम अभी मौजूद हैं। ये आप समझिए इसको देखने के बाद कि किस तरीके से यहाँ के क्या हाल होंगे, यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन होगी। ये जरा देखिए, सरबेरिया में हम मौजूद हैं। ये शाहजहां मार्केट है और ये शाहजहां वही शख्स है जो कि संदेश खाली, जो कि काफी ज्यादा अभी चर्चा में आया था। इस संदेश खाली में जो पूरा विवाद हुआ है, जहां पे ईडी के ऊपर अटैक हुआ था, ये उसी की मार्केट है, ये उसका घर है। और जरा देखिए कि लोग यहाँ आने से भी जो है वो डरते हैं, लोग यहाँ आते नहीं हैं। मतलब आप समझिए कि ये दहशत का आलम है कि आप यहाँ पे जो हम खुद कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम दूर से ही शूट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें ये बताया है कि भाई अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए संभल के रहिएगा। आप समझिए देश में अभी भी ऐसी जगह है जहां पे इतना डर हो, इतना दहशत हो कि आप बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते। उनको बुरा लगा तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। यह हाल है बंगाल का। और जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जिस शाहजहां शेख के इशारे पर ईडी की टीम पर हमला हो गया, वो शाहजहां शेख एक वक्त पर ड्राइवर के तौर पर काम करता था, जिसके नाम पर आज पूरी मार्केट है। वो कभी सब्जी की दुकान लगाता था। जिस शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, वो कभी अपनी राजनीति की शुरुआत सीपीएम से करता था और 2013 में शाहजहां शेख पाला बदलकर टीएमसी में आया। संदेश खाली में शाहजहां शेख का दबदबा है और वो इलाके में शेर शाहजहां या भाई के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त शाहजहां शेख टीएमसी की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है और मछली पालन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंचार्ज भी है। बंगाल में राशन घोटाले में शाहजहां शेख का नाम है और उस पर जमीन हड़पने और महिलाओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगा हुआ। आपको यह भी दिखाता हूं कि टीएमसी सरकार में कैसे शाहजहां शेख इतना बेखौफ था कि वो सीबीआई ईडी को कुछ नहीं समझता था। शाहजहां शेख का 1 जनवरी 2024 का एक बयान आपको सुनवाता हूं। सुनिए किस रौले में रहता था ये। सीबीआई ईडी বাদে সাধারণে বালতে দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়, মানবতা দেখায়। এর আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। सुन रहे हैं आप, माइक पे कह रहा है कि हम दांत तोड़ना शुरू कर दें। संदेश खाली में शाहजहां शेख की तो बात हो रही है, लेकिन इस मामले में एक और किरदार सामने आया है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। यह नाम है शीबू हाजरा का, जिसे शाहजहां शेख का गुर्गा कहा जाता है। कई पीड़ित महिलाओं ने भी शीबू हाजरा का नाम लिया है। बंगाल पुलिस ने कल ही गैंगरेप और हत्या की कोशिश के आरोप में शीबू हाजरा को गिरफ्तार किया। शीबू हाजरा टीएमसी के जिला परिषद मेंबर है और संदेश खाली ब्लॉक 2 का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा है। संदेश खाली को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको जाननी चाहिए। 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद से शाहजहां शेख फरार हो गया। 8 फरवरी शाहजहां शेख के फरार होने के बाद संदेश खाली की महिलाओं ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मतलब जब शाहजहां शेख वहां से भाग गया तब इन महिलाओं में हिम्मत आई कि भाई कुछ कहा जाए। 9 फरवरी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 12 फरवरी संदेश खाली में बवाल बढ़ने पर बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया। राज्यपाल ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी। 14 फरवरी को टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने संदेश खाली पहुंचकर पीड़ितों से बात की। कई महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की गवाही दी। 15 फरवरी को संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया और उल्टे बीजेपी पर साजिश के तहत संदेश खाली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। संदेश खाली को अभी ममता सरकार ने किले में बदला हुआ है।
लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने अगले 7 दिन तक संदेश खाली में धारा 144 लगाने पर रोक लगा दी। यानी कोर्ट को नहीं लग रहा बॉस कि 144 लगाने वाली स्थिति है। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो शुभेंदु अधिकारी को उनके संदेश खाली दौरे के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दे। शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। संदेश खाली को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने यहां तक आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ वैसा सलूक हो रहा है जैसा आईएसआईएस और पाकिस्तान के कट्टरपंथी करते हैं। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी मुगलिया राज की तरह सत्ता चला रही है। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर ही पुलिस शाहजहां शेख को बचा रही है। सुनिए एक बार। तो पुलिस का कैडर जो है वो भी तृणमूल कैडर के साथ काम कर रहे हैं। कोई पुलिस को, वहां का महिला लोग बोल रहे हैं संदेश खाली में, हम लोग पुलिस को विश्वास ही नहीं करते हैं, वो कोई क्वेरी नहीं होगा। वही तो शेख शाहजहां को अभी तक छुपा के रखे हैं ममता बनर्जी का निर्देश में। ममता बनर्जी जानते हैं, ममता बनर्जी जानते हैं, बस मुख्यमंत्री सिर्फ जानते हैं वो कहाँ है, और कोई किसी को मालूम ही नहीं है। अब बीजेपी सांसद गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही है कि ममता बनर्जी ने ही शाहजहां शेख को छुपा कर रखा। वैसे आज नहीं तो कल संदेश खाली का पूरा सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे मामलों में उन्हें खुद संवेदनशील होकर संदेश खाली जाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बढ़ता, महिलाओं में विश्वास आता। अगर ममता बनर्जी को यह लगता है कि संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ और बीजेपी माहौल बना रही है, तो वो संदेश खाली के महिलाओं से मिलती और उन्हें भरोसा देती कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। वो बीजेपी के लोगों पर केस करती। लेकिन आज तो 18 एफआईआर होने की बात है, शिकायतें पुलिस को मिलने की बात है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये शिकायत कहां से आ रही? लेकिन आज बंगाल के बारे में जब बात हो रही है तो आपको यह भी बताऊं, आज से मैंने एक नया शो भी शुरू किया है। शाम 5:55 पर देश का मूड मीटर, जिसमें आपको खबर के साथ साथ खबर पर देश का मूड भी पता चलता है। क्यूआर कोड आता है, जैसे पाठशाला में आता था ना, वैसे क्यूआर कोड आता है। लाइव वोट करती है जनता। और आज हमने इस नए शो में संदेश खाली का मुद्दा उठाया। हमने दर्शकों से पूछा कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई। हजारों लोगों ने वोट किया और इस सवाल पर हजारों दर्शकों की राय क्या थी आपके सामने है। 97.4 लोगों ने ए ऑप्शन चुना, यानी तुरंत राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए। 1.4% वोटर्स ने कहा कि नहीं लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, और करीब 1% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। आप लोगों का मूड देखिए, देश का मूड देखिए बॉस। 97% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लग जाना चाहिए। और इसीलिए हम ये शो लेकर आए हैं कि खबर तो आप देखें ही, उस खबर पर देश क्या सोच रहा है लाइव उसी वक्त आपको पता चले। और इसीलिए हमने देश के मूड मीटर में जो जागरूक वोटर हैं, हजारों लोगों जिन्होंने वोट किया, उनमें से कुछ लकी विनर भी चुने। उनके नाम भी आपको बता देता हूं। श्वेता अग्रवाल पश्चिम बंगाल से, इनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट है 8779। दूसरा नाम है मंजू उत्तर प्रदेश से, इनके मोबाइल डिजिट में नंबर में आखिरी डिजिट है 8183। और तीसरा नाम है नरेंद्र शर्मा दिल्ली से, इनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट है 9348। आप तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको इनाम आपके घर पर मिल जाएगा। लेकिन आप भी ध्यान रखिए, रोज शाम 5:55 पर देश के मूड मीटर का हिस्सा बनिए। खबर और उस खबर पर देश की सोच एक साथ जानिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कांग्रेस छोड़ने की होड़ लगी है। राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस खत्म हो जाएगी क्या? कमलनाथ, सिद्धू, कौन कौन बीजेपी में आ रहा है, सच क्या है? अखिलेश यादव ने राहुल की यात्रा में जाने से मना क्यों कर दिया? अब इसका चैप्टर। इस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कब कहां कौन नेता छोड़कर चला जाए बॉस ठिकाना ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस छोड़ने के लिए उसके नेता रेडी बैठे, कब बीजेपी से ज्वाइनिंग लेटर मिले और कब वो कांग्रेस से रिजाइन कर दे। नौकरी में नहीं होता है कि आप बस इंतजार कर रहे हैं कि ऑफर लेटर आए तो मारे इधर रिजाइन चल दें। यही हाल कांग्रेस का हो रखा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में यही चल रहा है, और इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं बचा।
सबको इसी बात का डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो 370 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ऐसी मोदी लहर के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन सा है। और राहुल गांधी तो अलग ही मोड में अपनी यात्रा चला रहे, तो और क्या करेगी कांग्रेस। इसीलिए पहले इंडी गठबंधन में भगदड़ मची और अब इंडी गठबंधन की पार्टियों के अंदर भगदड़ मची। इसमें से खासतौर पर कांग्रेस में तो जबरदस्त खलबली है। जितनी तेजी से कांग्रेस खाली होती जा रही है, उससे तो कई लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से नेता कांग्रेस छोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी बचेंगे। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के वो बड़े बड़े नेता जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ दिन पहले तक कि वो बीजेपी में जाएंगे, वो सब कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ऑलरेडी जा चुका है, कोई कांग्रेस छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, सूत्र कह रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के जिन नेताओं की बड़ी चर्चा चल रही है, जिनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, ये बीजेपी या दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, उन नेताओं का रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त कांग्रेस के साथ क्या है वो भी आपको बताता हूं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, इनका स्टेटस होल्ड पर है, मतलब ये कांग्रेस में है नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, इनका स्टेटस भी होल्ड पर है, क्योंकि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी का नाम हटा लिया, तो अटकलें लग रही है कि कमलनाथ नहीं तो हो सकता है नकुल नाथ को बीजेपी में ले लिया जाए। पंजाब में मनीष तिवारी, इनका स्टेटस भी होल्ड पर बताया जा रहा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इनका स्टेटस भी होल्ड पर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है, अटकलें लगाई जा रही कि ये भी बीजेपी में लौट सकते हैं। इन सभी नेताओं के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि ये सब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सामने आकर कहे कि कांग्रेस छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर उधर से लोग कह रहे हैं, लेकिन सामने आकर ये खुद कह रहे हैं। सबसे दिलचस्प केस तो कमलनाथ का है। 2 दिन से कमलनाथ की खूब चर्चा हो रही, यहां तक कह दिया गया कि वो तो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले। कमलनाथ अपने बेटे को लेकर दिल्ली भी आ गए थे, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अटकलबाजी ही चल रही। दिल्ली में कमलनाथ ने घर पर आज समर्थकों के साथ एक बैठक भी की। कमलनाथ के घर पर करीब 2 घंटे बैठक चली। कमलनाथ समर्थकों के मुताबिक कुछ मतभेद थे जो दूर हो गए। नकुल नाथ के जाने पर कहा कि जब पिता नहीं जाएंगे तो बेटा क्यों जाएगा। कमलनाथ के घर जो समर्थक पहुंचे थे उनमें सज्जन सिंह वर्मा भी थे, जिन्होंने बैठक के बाद बाहर आकर कहा कि कमलनाथ के कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ ने खुद अभी तक सामने आकर सफाई नहीं दी। अरे नहीं जा रहे हैं तो कमलनाथ खुद आके क्यों नहीं बोलते कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या चला रहे हो तुम लोग। लेकिन सुनिए सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं, जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और मैंने मीडिया से बार बार कहा है, उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया। ये उनका जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है। अब देखिए ये क्राइटेरिया तो ठीक नहीं बैठता कि 40 साल कांग्रेस में रहे। अरे कितने पुराने चले गए, गुलाम नबी आजाद तक चले गए भाई। कमलनाथ माहिर राजनेता हैं और वो प्रतीकों का महत्व समझते हैं। कल कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की भयंकर चर्चा थी तो कमलनाथ के दिल्ली वाले घर पर जय श्री राम लिखा भगवा झंडा फहरा जा रहा था। फिर आज कमलनाथ के घर पर समर्थकों के साथ बैठक हुई तो उस दौरान भगवा झंडा हटा लिया गया। मजा देखिए कि बैठक खत्म होने के पहले ही भगवा झंडा फिर से लगा दिया गया। यानी कमलनाथ बिना कुछ कहे अपनी बात कांग्रेस हाईकमान तक प्रतीकों और अपने समर्थकों के जरिए पहुंचा रहे। यानी यह भी माना जा सकता है कि सस्पेंस बरकरार है। कमलनाथ वो नेता हैं जो 44 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी। केंद्र सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके।
ऐसे में अगर कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरें निकली हैं तो उसकी कुछ तो वजह हो, जो हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद घटता राजनीतिक कद, यह एक बड़ी वजह बताई जा रही है। एमपी में हार की जिम्मेदारी कमलनाथ पर डाल दी गई। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत के साथ ऐसा नहीं हुआ। एमपी में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। बिना जानकारी जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यसभा के लिए अशोक सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया और कमलनाथ अपने लिए राज्यसभा सीट चाह रहे थे। गांधी परिवार के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रहे। बेटे नकुलनाथ के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म खोज रहे थे वो, कि भाई मैं राज्यसभा चला जाऊंगा, बेटा मेरी सीट पे लड़ लेगा। भाई मोदी की आंधी आई हुई है मध्य प्रदेश में, अभी अभी बीजेपी रिकॉर्ड जीती है, कहीं बेटा ना हार जाए, तो इसलिए बेटा मेरी सीट से लड़ ले छिंदवाड़ा से और मैं राज्यसभा चला जाऊंगा। लेकिन उनको राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस में किनारे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने तो कमलनाथ पर खुलेआम आरोप भी लगाया कि कमलनाथ की वजह से ही कांग्रेस चुनाव हारी। ऐसे माहौल में कमलनाथ के लिए कांग्रेस में पहले वाली पोजीशन हासिल करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये आपको बताऊं। आपको यह भी बताऊं कि पाठशाला में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस नेता अपने लिए सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं। कमलनाथ को भी खुद के लिए, अपने बेटे के लिए सेफ सीट की तलाश थी, इसलिए वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन अभी मामला होल्ड पर है, क्योंकि कांग्रेस और कमलनाथ में अभी भी बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समझ रही है कि चुनाव से पहले कमलनाथ के जाने से नुकसान तो होगा। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ और राहुल गांधी की बात कराई, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पिता कांग्रेस में रहे और बेटा बीजेपी में जाए, ये मंजूर नहीं है। वहीं राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज हैं। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा था कि यह आखिरी चीज है जो वो मांग रहे हैं। कमलनाथ ने कहा था कि 6 साल बाद वो 84 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो भेज दीजिए राज्यसभा। कमलनाथ का प्लान था कि वो राज्यसभा जाते, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ते। इसी के बाद कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरें निकलनी शुरू। उधर बीजेपी 1984 के केस की वजह से कमलनाथ से दूरी बना रही थी। अब कमलनाथ संकेत दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कमलनाथ अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। ना तो कांग्रेस छोड़ने पर कुछ कह रहे हैं और ना ही बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ कह रहे हैं। इसलिए कमलनाथ का मामला होल्ड पर है। जब तक वो खुद सामने आकर नहीं बोलते तब तक चर्चाएं तो चलती रहेंगी। लेकिन अगर कमलनाथ कांग्रेस से बीजेपी में चले भी जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर गए। भाई अशोक चव्हाण चले गए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, हाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के बहुत करीबी थे भाई, हाल में शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर ली इन्होंने। आरपीएन सिंह राहुल गांधी के एक और करीबी, 2022 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के एक और करीबी, 2021 में बीजेपी चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व सीएम, 2021 में बीजेपी में चले गए। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, अपनी पार्टी बना ली इन्होंने। सुनील जाखड़ पंजाब के पूर्व कांग्रेस नेता, 2022 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं वो नहीं जा सकते या अलग नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी से बात की है ये कहा जा रहा है, लेकिन उसका हुआ क्या ये भी किसी को नहीं पता। कमलनाथ पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, कमलनाथ खुलकर नहीं बोले। यही हाल मनीष तिवारी का भी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने की चर्चा होने पर मनीष तिवारी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें वो स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ दिख रहे हैं। मनीष तिवारी ये जता रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही है और कहीं नहीं जा रहे। हालांकि क्लैरिटी के साथ मनीष तिवारी ने कुछ भी नहीं कहा, यानी इन पर भी सस्पेंस जो वो बना हुआ था वो बना ही हुआ है। भाई एक ट्वीट ही लिख देते कि मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सस्पेंस क्रिएट करने में यकीन नहीं करते। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो 4 बार के विधायक हैं। आज महेंद्रजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 4 बार के विधायक थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान के बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। महेंद्रजीत सिंह के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस के पास 69 विधायक बचे। महेंद्रजीत सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल थे। कांग्रेस में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के दलों में भी भयंकर उठापटक मची हुई है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की सहयोगी अखिलेश यादव पर भी लगता है जैसे वो कांग्रेस की परछाई का असर पड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी से ही पीडीए की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पल्लवी पटेल भी अखिलेश पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगा चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, कहा जा रहा है। 22 फरवरी को अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सलीम शेरवानी ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। शेरवानी ने कहा कि सपा में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, राज्यसभा के लिए किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। अखिलेश यादव के लिए पीडीए का कोई महत्व नहीं है। यानी अखिलेश यादव के करीबी लोग ही अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं। अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट देते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में कई नेताओं के नाराज होने की खबर चल रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत चेहरा भी, लेकिन वो अपनी पार्टी की वजह से परेशान है। और क्या यही वजह है कि अखिलेश अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं? भाई आप देखिए ना, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा चाहते हैं। सीट शेयरिंग होने तक यात्रा से दूर रहेंगे, कहा जा रहा है। मतलब पहले सीट तय करो, तब हम यात्रा वाली सीट पर आकर बैठे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ साफ इशारा कर दिया है कि जब तक सीटों पर समझौता नहीं होगा, तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सुनिए एक बार अखिलेश यादव। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो आज लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे कि पहले सीट शेयरिंग की जाए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही। आज जारी हुई लिस्ट में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला है और वो नाम है अफजाल अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गाजीपुर और मऊ वो इलाके हैं जहां मुख्तार अंसारी का डंका बजता है। जेल में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतता रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हरा दिया था। मुख्तार और उसके परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं, फिर भी वहां जीतते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर रही है और इधर राहुल गांधी न्याय यात्रा में ही बिजी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंची, वही अमेठी जहां से राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। राहुल गांधी का अमेठी में जोरदार स्वागत किया गया और कांग्रेस का दावा है कि अमेठी के लोगों ने राहुल को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। अमेठी पहुंचने से पहले राहुल गांधी की यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यहां राहुल ने कांग्रेस की हार के लिए जनता को ही जिम्मेदार बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 73% लोग सो रहे हैं, वो बस चिल्लाते हैं और कुछ करते नहीं। सुनिए एक बार राहुल गांधी। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। यानी भैया जो स्टूडेंट फेल हो रहा है गलती उसकी नहीं है, गलती टीचर की है, वो ढंग का क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है। वैसे ही राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी खुद ही मान के बैठे कि उनमें तो दम है, पब्लिक में दम नहीं है। बॉस पब्लिक को कह रहे हैं तुम लोग सोए हुए हो। बताइए, ऐसी ऐसी बात करते हैं फिर कहते हैं कि मैं हार क्यों रहा। पब्लिक को, वोटर को मूर्ख समझ रहे हैं लोग।
अमेठी में आज जोरदार पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ संवाद किया। अमेठी में स्मृति ईरानी का घर भी बनकर तैयार हो गया है, जहां वो चुनाव से पहले रहना शुरू कर देंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने तो रायबरेली की सीट भी छोड़ दी है। स्मृति ईरानी ने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, तो वो अमेठी से 2024 का चुनाव लड़कर दिखाएं। सुनिए स्मृति ईरानी कैसे राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है। ये मेरा घर है, तो घर आने में किसी को क्या सहारे की जरूरत होती है? सो कॉल्ड अपने घर में अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। और अगर इतना ही उनका और कांग्रेस के कुछ नेताओं का विश्वास है कि आज भी डंका बजता है गांधी खानदान का यहाँ पे, तो ये बतला दीजिए कि रायबरेली की सीट छोड़ क्यों दी। ये बतला दीजिए, अगर गांधी खानदान और विशेषतः राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना उनको गर्व है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो मेरा सुझाव है आप वायनाड छोड़िए। अमेठी आपकी सो कॉल्ड पैतृक सीट आपने मानी है, आप अमेठी से लड़िए 2024 का चुनाव बिना सपा और बसपा के सहयोग के। आफ्टर ऑल आप कहते हैं राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, तो नेता को तो सहारे की जरूरत नहीं होगी उनके, तो फिर अकेले इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़कर दिखा दे राहुल गांधी। यानी स्मृति ईरानी चैलेंज दे रही है राहुल गांधी को कि आओ अमेठी में कर लो दो हाथ। लेकिन राहुल गांधी तो पब्लिक को ही बता रहे हैं कि तुम में दम नहीं है। अब राहुल गांधी में दम है या नहीं, वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, सनातन का दम कैसे देश देख रहा है। यूपी का एक और मंदिर जो मोदी ना होते तो ना बन पाता क्या। अखिलेश राज में जो रुका, मोदी ने कल्कि धाम पहुंचकर वो काम कैसे तुरंत कर दिया। वो परिवार कौन है जिसके घर में कल्कि अवतार में जन्म होगा भगवान का। कल्कि अवतार के आने में और कितना वक्त बचा हुआ है, क्या कह रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथ, आज उसका चैप्टर। पीएम मोदी आजकल सनातन की सेवा में लगे हुए हैं ताकि देश और दुनिया में भारत के सनातन और अध्यात्म का दौर फिर से लौट कर आ सके। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर सनातन का एक नया अध्याय लिख दिया। इसके बाद 14 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी गए और वहां भव्य और विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। मैंने आपको अबू धाबी से खुद रिपोर्ट्स बनाकर दिखाई। एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर के निर्माण से सनातन को एक नई पहचान मिली। और अब पीएम मोदी ने यूपी के संभल में बनने जा रहे भव्य कल्कि धाम का शिलान्यास किया। यह विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। बहुत से लोग कल्कि धाम को पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की सियासी दोस्ती के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनातन और इतिहास की दृष्टि से कल्कि धाम बहुत खास जगह है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। इसके अलावा बाबर की क्रूरता की वजह से कल्कि धाम भी पिछले 500 साल से इंतजार कर रहा है कि उसको न्याय मिले। अब बाबर का कल्कि धाम से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले 34 साल से कल्कि धाम को बनवाने का संघर्ष कर रहे हैं, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस काम में उन्हें कांग्रेस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आचार्य प्रमोद कृष्णम जानते थे कि सिर्फ पीएम मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कल्कि धाम को बनवा सकते हैं। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मदद मांगी और पीएम मोदी के हाथों शिलान्यास होने के बाद देश में एक और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कल्कि धाम को तैयार करवाने में आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक लंबा संघर्ष है, लेकिन अब पीएम मोदी की मदद से संभल में भव्य कल्कि धाम बनने वाला है। दरअसल 1990 में प्रमोद कृष्णम ने यूपी के संभल में कल्कि फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद 1996 में कल्कि धाम की स्थापना हुई। कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल लगेंगे, यानी ये 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। श्री कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर की तरह कल्कि धाम मंदिर के निर्माण में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां भी निर्माण में अयोध्या के राम मंदिर की तरह राजस्थान के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के अंदर भगवान कल्कि की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके लिए कई चित्रकार पेंटिंग तैयार करेंगे। हालांकि संभल में भगवान कल्कि के मंदिर का काम शुरू करवाना आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए आसान नहीं रहा। इसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साल 2016 में भगवान कल्कि धाम मंदिर बनाने के लिए संभल में जमीन खरीदी। उसी साल नवंबर में कल्कि धाम का शिलान्यास होना था।
लेकिन उस वक्त मुस्लिम किसान यूनियन ने इलाके के मुसलमानों का हवाला देते हुए मंदिर के निर्माण का विरोध कर दिया। मुस्लिम किसान यूनियन के विरोध के बाद संभल के तत्कालीन डीएम ने कल्की धाम मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी। यह सब उस वक्त हुआ जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। साल 2017 में डीएम ऑफिस ने एक बार फिर संभल के सांप्रदायिक माहौल का हवाला देते हुए मंदिर के निर्माण की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2017 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएम के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि यह उस तरह का मामला नहीं है जिससे एक धार्मिक गुट की वजह से किसी दूसरे धार्मिक गुट की भावनाएं आहत हो रही। कोर्ट ने यह भी माना कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के विरोध को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट जमीन में मंदिर बनाता है तो इससे किसी की दूसरे धर्म की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी जमीन खरीद कर वहां मंदिर बना रहा है, उसको भी एक वोट बैंक के लिए जो है अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगता है कि रोक दिया उन्हें, हवाला देकर कि भाई यहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब तो हाईकोर्ट ने इजाजत दी, तब जाकर यह मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्की धाम मंदिर बनाने की योजना पर काम शुरू किया। आज जब पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया तो उन्होंने भी इसके निर्माण में आई बाधाओं का जिक्र किया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो यह भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक इंटरव्यू भी लिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो राम मंदिर ना बनता और शायद ये कल्की धाम का काम भी नहीं हो पाता। कल्की धाम मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर की कहानी एक जैसी है, क्योंकि बाबर की क्रूरता की वजह से ये दोनों पवित्र स्थान अपने अस्तित्व का संघर्ष करते आए। इतिहासकारों के मुताबिक संभल में 500 साल पहले भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी। मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ही संभल में कल्की मंदिर तोड़ा गया था। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अलावा पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। कल्की अवतार से जुड़ा यह भव्य मंदिर यूपी के संभल में ही क्यों बनाया जा रहा है? आपके मन में भी प्रश्न होगा ना कि कहीं और क्यों नहीं बन रहा है कल्की अवतार का मंदिर। इसे लेकर कई सियासी समीकरण की चर्चा की जा रही है, लेकिन यह आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ा विषय है। हमारे धर्मशास्त्रों में कल्की अवतार का संभल से जुड़ाव का एक आध्यात्मिक पहलू है। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान कल्की का जन्म संभल में ही होगा। यह लिखा है कि संभल में आएंगे कल्की भगवान। यूपी के मुरादाबाद के पास संभल है। यह भी कहा गया है कि कल्की अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इसके अलावा उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा, यह भी लिखा है। भगवान कल्की एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ श्लोक बताता हूं जिनमें संभल और कल्की भगवान की बात लिखी हुई है। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के श्लोक में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्की का जन्म होगा।
अब आप सोचिए, बकायदा लिखा है संभल का नाम, इसलिए वहां कल्कि धाम बन रहा है। इसी तरह महाभारत में वेद व्यास जी के लिए ने लिखा है कि कल्कि विष्णु जशा नाम द्विज काल प्रचोदिता उपत्स्यते महाबिरजेया महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मण बस्ती सुबह। इसमें भी संभल गांव के ब्राह्मण परिवार में कल्कि अवतार के जन्म की बात कही गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार अलग अलग युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार में जन्म लेने की बात है, लेकिन कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों में भगवान कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। प्रभु श्री राम की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी पहला ही फेज चल रहा है। मतलब जो लोग माथा पीट रहे हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है, 4,32,000 साल का कलयुग बताया गया है और उसका पहला फेज चल रहा है। लेकिन कलयुग का अंतिम फेज कब जब शुरू होगा तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदाई ली तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। यानी अगर आप देखें कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग कब तक चलेगा, तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि कलयुग है, कलयुग, इसकी कुल अवधि बताई गई है, इसकी कुल अवधि बताई गई है 4,32,000 साल, 4,32,000 साल। और कलयुग की शुरुआत कब हुई? 3,102 ईसा पूर्व, तब से माना जाता है कि कलयुग शुरू हुआ। यानी अभी कितने साल हुए? अभी कितने साल? यानी अभी टोटल कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं? 5,126 साल कलयुग के बीत चुके हैं। 5,126 साल, क्योंकि 3102 में 2024 जोड़िएगा तो 5,126 साल आता है। तो अभी बाकी कितना बचा है कलयुग? बाकी बचा हुआ है कलयुग का 4,26,874 साल। मतलब हम और आप तो भूल ही जाइए भैया, पता नहीं कितने जन्म लीजिएगा तब तक कलयुग चलता ही रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होना है और जिस कल्कि धाम के बनने की बात हो रही है वहां उन्हीं कल्कि भगवान का जो गर्भगृह भी होगा और विष्णु के 10वें अवतार के गर्भगृह होगा।